हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 1 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ कस्टम ड्यूटी इन इंटरनेशनल ट्रेड इज। इंटरनेशनल ट्रेड में कस्टम ड्यूटी का क्या रोल होता है? स्टेटमेंट्स है आपका पहला, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स एंड सेविंग इन फॉरेन एक्सचेंज। इम्पोर्ट्स को कम करता है और फॉरेन एक्सचेंज को सेव करता है। सेकेंड, ऑप्टिमाइजिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऑप्टिमाइज करता है। थर्ड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स। फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करता है। ऑल ऑफ द अबव। तो जो कस्टम ड्यूटी है वो आपके ये तीनों ही पॉइंट्स कवर करता है, इसलिए आंसर आपका फोर्थ होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ बैगेज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 इज। बैगेज का मीनिंग क्या होता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सच आर्टिकल्स ऑफ अ पैसेंजर विच आर कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड। ऐसे आर्टिकल्स जो गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड हैं। सेकेंड है, विच आर सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी, जिनमें कस्टम ड्यूटी लगती है। थर्ड आपका, सच आर्टिकल्स मे बी कैरीड ऑन बाय द पैसेंजर विद हिम और इट मे बी डिस्पैच्ड फ्रॉम अब्रॉड एज पैकेज बिफोर और आफ्टर द डिपार्चर ऑफ पैसेंजर। यानी ऐसे आर्टिकल्स जो पैसेंजर अपने साथ ले जा सकता है या फिर वो उनको डिस्पैच कर सकता है अपने जाने से पहले या फिर अपने जाने के बाद। तो बैगेज का मतलब होता है ये तीनों ही चीज़ें, कि कोई भी ऐसा पैकेज, कोई भी ऐसा सामान जो पैसेंजर अपने साथ ले जाना चाहता हो, अपने से पहले भी वो डिस्पैच कर सकता है, बाद में भी कर सकता है और उसमें कस्टम ड्यूटी भी पे करते हैं। तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुइटेबल गुड्स। यहाँ पे ये सुइटेबल गुड्स नहीं है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये ड्यूटीएबल गुड्स है। ड्यूटीएबल गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 मीन्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अकॉर्डिंग ड्यूटीएबल गुड्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी, यानी कोई भी सामान जिस पे ड्यूटी लग रही हो। या सेकेंड, ऑन विच ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड, ऐसा कोई गुड्स जिस पे अभी तक ड्यूटी पे नहीं की गई है। थर्ड है, इट इज़ कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ गुड्स as given in section 2 subsection 22 of this act and it is given in the custom tariff act also। यानी कि ऐसे गुड्स जो गुड्स की डेफिनेशन में ऑलरेडी कवर्ड हैं और कस्टम टैरिफ एक्ट में भी ऐसा दिया गया है। तो ड्यूटेबल गुड्स क्या होते हैं? ये सारे ही होते हैं जिन पे आप ड्यूटी ड्यू हो चुकी है लेकिन पेड नहीं की गई है, जिन पे ड्यूटी लगती है और वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, कवर किए जाते हैं। तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी से इसमें क्या रिलेट करता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, कस्टम ड्यूटी इज लेवीड ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया और गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? जो आप गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया में या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। सेकेंड है, द रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज आर गिवन इन द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। तो कस्टम ड्यूटी के जो रेट्स हैं वो इस एक्ट में दिए गए हैं, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में। थर्ड है, देयर आर सच सर्कमस्टांसेस आइदर इन दिस एक्ट और इन एनी अदर लॉ इन विच कस्टम ड्यूटी इज नॉट लेवीड। यानी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं जब कस्टम ड्यूटी ना पे करनी पड़े। ये आपका कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या फिर कोई और अदर लॉ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग ये चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर। यानी अगर आप टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी के क्या प्रोविजंस हैं या फिर कहाँ दिए गए हैं? फर्स्ट, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7, जीएसटी कंपनसेशन सेस अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 9। तो इस जो इम्पोर्ट ड्यूटी टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स के, इनके प्रोविजंस इन तीनों ही सेक्शंस में मिलेंगे आपको।
इस करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, इसमें हमें टोटल कस्टम ड्यूटी कितनी देनी है ये कैलकुलेट करना है। एसेसिबल वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, यानी कि जो वैल्यू है गुड्स की वो 10 लाख है। बेसिक कस्टम ड्यूटी पेएबल है 20%, बेसिक कस्टम ड्यूटी है 20%, तो 10 लाख का 20% कितना होगा 2 लाख। उसके बाद कह रहे हैं द इम्पोर्टेड गुड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी जो गुड्स इम्पोर्ट किए गए हैं इनका प्रोडक्शन इंडिया में भी होता है और उस प्रोडक्शन पे सच गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी है 12%। तो एक्साइज ड्यूटी अगर 12% दे रहे हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी है 10%, तो हमें कस्टम ड्यूटी पेएबल कैलकुलेट करना है। एसेसिबल वैल्यू 10 लाख, उस पर हमने कस्टम ड्यूटी निकाल लिया 20%, 2 लाख का हो गया। और इसमें जो आपका एक्साइज ड्यूटी पेएबल है 12%, ये एक्साइज ड्यूटी 10 लाख पे नहीं लगेगा, ये जो आपका 2 लाख आया है वो उसमें ऐड करेंगे, तो 10 लाख और +2 यानी 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख पे आपका ये 12% एक्साइज ड्यूटी लगेगा, तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 1,44,000, राइट। तो ये हो गया आपका 3,44,000। लेकिन इसमें है आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी है 10%, तो 10% आपका इस पर कैलकुलेट होगा। 3,44,000 का 10% होगा आपका 34,400। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3,78,400। ये टोटल अमाउंट पेएबल होगा कस्टम ड्यूटी का। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ एन अपील बाय द कमिश्नर इन कस्टम ड्यूटी एक्ट। कस्टम ड्यूटी एक्ट में अगर कमिश्नर कोई अपील करता है तो उस अपील का डिस्पोजल के टाइम लिमिट क्या होता है, यानी उस पर किस टाइम लिमिट तक डिसीजन दिया जा सकता है, डिसीजन दिया जाना चाहिए, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है। तो ये मैक्सिमम टाइम लिमिट आपकी होती है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर वो अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन possessing specified goods to intimate the place of storage and to maintain accounts if the market price of which exceeds dash under custom duty act। कस्टम ड्यूटी एक्ट के अंदर अगर किसी पर्सन के पास कुछ गुड्स हैं, अब उसको स्टोर करना है और अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो ये किस सिचुएशन में करना पड़ेगा, यानी उस गुड्स के मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए जब उसे अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो मार्केट वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 15,000। 15,000 से अगर ज़्यादा के गुड्स हैं तो उसे स्टोरेज का और अकाउंट्स का मेंटेन करने का वो अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिस फॉर लिविंग कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी चार्ज करने का बेसिस क्या होता है। स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी, आइदर स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी, नन ऑफ द अबव। तो जो बेसिस होता है वो दोनों तरीके से हो सकता है, स्पेसिफिक ड्यूटी भी हो सकती है, एड वैलोरम भी हो सकती है, दोनों हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू रूल 5 ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अंडर कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स 2007। कस्टम्स वैल्यूएशन रूल 2007 के अंडर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हमें डिटरमाइन करना है कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जो ब्रांड चार्जेस होते हैं प्लस प्रॉफिट का जितना पोर्शन होता है उस सबको ऐड कर देते हैं, एक्सपोर्ट वैल्यू आ जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर प्लस ब्रांड चार्जेस और प्लस अमाउंट टुवर्ड्स प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the general effective rate of additional duty of customs payable under section 3 subsection 1 of the customs tariff act 1975। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में एडिशनल ड्यूटी का रेट क्या है। तो एडिशनल ड्यूटी का रेट जो है वो 10% है। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फ्री इम्पोर्ट्स।
किस टाइप के गुड्स फ्री इंपोर्ट्स में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं? प्रोहिबिटेड गुड्स, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सारे गुड्स हैं प्रोहिबिटेड हों, रेस्ट्रिक्टेड हों या फिर जो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू इंपोर्ट होते हैं, ये फ्री इंपोर्ट्स में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमोडिटीज़ कैन बी इम्पोर्टेड ओनली थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस? कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू ही इम्पोर्ट की जा सकती हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या यूरिया या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये सारे प्रोडक्ट्स चाहे एग्रीकल्चर हो, पेट्रोलियम हो, यूरिया हो, इन सब का इम्पोर्ट स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू ही हो सकता है, कोई डायरेक्ट इम्पोर्ट इसका नहीं कर सकता, इसलिए आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्लूड अंडर जीएसटी एक्ट 2017। जीएसटी एक्ट 2017 में जो गुड्स की डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या चीज़ नहीं इंक्लूड की जाती है, क्या नहीं आते गुड्स में? एक्शनरेबल क्लेम्स, growing crops, grass or things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। यानी किसी फार्म पे जो क्रॉप ग्रो कर रही है, कोई घास है या फिर उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, मनी एंड सिक्योरिटीज़ एंड नन ऑफ द अबव। तो जीएसटी एक्ट में गुड्स के लिए कहता है एक्शनेबल क्लेम्स भी आते हैं, क्रॉप या ग्रास भी आती है, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आती है। करेक्ट आंसर आपका मनी एंड सिक्योरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड अंडर जीएसटी एक्ट 2017। जीएसटी एक्ट में सर्विसेज के डेफिनेशन में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं? फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज़, यानी जो सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन्स को उनको फैसिलिटेट करने की सर्विसेज। कन्वर्जन ऑफ अ नोट ऑफ 2000 इनटू नोट्स ऑफ ₹500 डिनोमिनेशन फॉर विच नो कंसिडरेशन इज पेड, यानी 2000 के नोट के बदले आप 500 के नोट्स दे रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं पे किया जा रहा है। थर्ड आपका कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी फॉर विच कमीशन इज पेएबल। फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कमीशन पे किया जा रहा है। फोर्थ है इशूइंग बैंक ड्राफ्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर विच कमीशन इज पेएबल। बैंक ड्राफ्ट इशू किया जा रहा है मनी एक्सचेंज करने के लिए, उसके लिए भी कमीशन पे हो रहा है। तो सर्विसेज में आपका सेकेंड जो पॉइंट है कि 2000 के नोट्स को कन्वर्ट करके 500 के नोट्स दे रहे हैं, ये सर्विसेज में नहीं इंक्लूड होता है, बाकी तीनों आपका सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज वैल्यू एडेड टैक्स, burden of this tax is borne by consumer, no cascading of taxes। ये वैल्यू एडेड टैक्स है, ये है, और इसका टैक्स का बर्डन जो है वो कंज्यूमर बॉर्न करता है, वही बियर करता है, ये भी सही है। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस इसमें नहीं होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है, ये भी सही है। तो इसलिए आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शंस which shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service। ये जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं इसमें से कौन सी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है? फर्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है। सेकेंड, लीज, टेनेंसी एंड लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, किसी लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए लीज पे दे रहे हैं या फिर रेंट पे दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल और क्रिमेटोरियम और मॉर्चरी, यानी कि किसी के जो फ्यूनरल की सर्विसेज हैं, बरियल की हैं, ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा जो है जिसमें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है? तो वो आपका है थर्ड। फ्यूनरल में या फिर बरियल में, मॉर्चरी में अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसमें कोई भी ना तो गुड्स सप्लाई होता है ना ही सर्विसेज। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स।
जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ डेवलपर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर को ये सारे गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू एनी यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई यूनिट एस्टैब्लिश्ड है तो उनको सप्लाई ऑफ गुड्स देना या सप्लाई ऑफ सर्विसेज करना, ऑल ऑफ द अबव। तो जीरो रेटेड सप्लाई का यहाँ पे मतलब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या फिर दोनों कर रहे हैं, कहीं को किसी को भी कर रहे हैं, वो जीरो रेटेड सप्लाई में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज इंटर स्टेट देन ओनली, यानी अगर आप गुड्स या सर्विसेज के जो सप्लाई है इंटर स्टेट कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, तो कौन सा टैक्स इम्पोज होगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, IGST होगा ये। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, SGST होगा। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, UTGST इम्पोज्ड होगा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, CGST होगा। कौन सा इसमें टैक्स इम्पोज होगा जो अगर इंटर स्टेट आप सप्लाई कर रहे हैं? तो यहाँ पे इंटर स्टेट कर रहे हैं तो IGST होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ GST एक्ट 2017 shall not be applicable on। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजंस हैं GST एक्ट के, वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं? सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। तो GST एक्ट के इस जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का प्रोविजंस हैं वो इन तीनों पे ही एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 4th होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सप्लाइड सर्टेन गुड्स टू गणेश ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। राम ने कुछ गुड्स सप्लाई किए हैं गणेश को सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे। ही रिमूव्ड द गुड्स ऑन 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर को उसने गुड्स को रिमूव किया, विच रीच्ड टू गणेश ऑन 5 सितंबर। गणेश के पास वो 5 सितंबर को पहुंचा, अलॉन्ग विद इनवॉइस डेटेड 2 सितंबर 2020। इनवॉइस के साथ, इनवॉइस की डेट क्या थी? 2 सितंबर। गणेश सेंट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स ऑन 18 अक्टूबर। गणेश ने अपना एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स भेजा 18 अक्टूबर को। राम रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ गुड्स ऑन 29 अक्टूबर, और राम ने गुड्स रिसीव किए 29 अक्टूबर को। गुड्स नहीं, पैसा रिसीव किया 29 अक्टूबर को। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय राम टू गणेश। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स का जो राम ने गणेश को भेजे हैं? तो टाइम ऑफ सप्लाई वो होता है जिस डेट की इनवॉइस होती है। इनवॉइस की डेट क्या है आपकी? 2 सितंबर, तो इसलिए आंसर भी आपका 2 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड 6 मंथली कोचिंग सर्विसेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 6 मंथ की कोचिंग प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। द रेसिपिएंट ऑफ कोचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड टू पे मंथली 20,000, यानी जो कोचिंग ले रहे हैं उनको 20,000 रुपये मंथली देना पड़ता है। विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईच कैलेंडर मंथ, यानी हर महीने के शुरुआत के 20 दिन के अंदर उन्हें पेमेंट करना होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जनरली इशूज इनवॉइस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इनवॉइस कोचिंग इंस्टीट्यूट इश्यू कर देता है स्टार्टिंग में ही। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020, जनवरी 2020 के लिए द कोचिंग इंस्टीट्यूट इशूड इनवॉइस ऑन 13 जनवरी 2020। जनवरी में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो इनवॉइस इशू की है वो 13 जनवरी को की है, एंड कोचिंग रिसीवर पेड द अमाउंट ऑन 17 जनवरी। और जो कोचिंग ले रहा है उसने फीस पेमेंट की है 17 जनवरी को।
तो डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। तो जनवरी के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा कोचिंग सर्विसेज का वो डिटरमाइन करना है। तो जैसे गुड्स के केस में होता था टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस डेट होती है, वैसे ही सर्विसेज में भी इनवॉइस डेट जो होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा 13 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इज डिटरमाइंड। टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है? फर्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच हैज़ बीन एक्चुअली पेड और इज पेएबल। यानी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू वो होती है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो एक्चुअली पे कर दी गई है या फिर वो पेएबल है यानी पे करनी है, ड्यू है। सेकेंड है द सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड पर्सन्स। सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों रिलेटेड पर्सन्स नहीं हैं। इफ दे आर रिलेटेड पर्सन्स देन जनरल प्रोविजंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर वो रिलेटेड पर्सन्स हैं तो उसमें जनरल प्रोविजंस नहीं लगेंगे, सेपरेट प्रोविजंस अप्लाई होंगे। थर्ड है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। दैट इज इफ देयर आर अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई देन डिफरेंट प्रोविजन शैल अप्लाई। यानी कि सप्लाई के लिए जो सोल कंसिडरेशन, जो मेन पॉइंट कंसिडर करने का होगा वो प्राइस होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सप्लाई को तो डिफरेंट प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है तो यहाँ पे जो टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यूज़ होती है वो डिटरमाइंड होती है तीनों ही स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। ये सारे रूल्स अप्लीकेबल होते हैं आपकी टैक्सेबल सप्लाईज वैल्यू डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग परचेजेस फाइंड आउट दैट purchase on which input tax credit is admissible during the month of January 2021 of XYZ Limited। कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि किस ट्रांजेक्शन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल होगा, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। फर्स्ट है आपका गुड्स परचेज्ड विदाउट इनवॉइस। विदाउट इनवॉइस गुड्स परचेज किया है, यहाँ पे नहीं होगा। परचेज ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, यानी बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम ABC लिमिटेड। टैक्स हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय ABC लिमिटेड। XYZ लिमिटेड हैड मेड पेमेंट टू ABC लिमिटेड फॉर सच परचेजेस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021। यानी कि वैलिड इनवॉइस के अगेंस्ट गुड्स परचेज किए गए ABC लिमिटेड से। ABC लिमिटेड ने टैक्स भी डिपॉजिट कर दिया और XYZ ने पेमेंट कर दिया और सारे परचेजेस ही आपके जनवरी 2021 में हो गए। नेक्स्ट आपका गुड्स परचेज फ्रॉम अ कंपोजिशन डीलर विदाउट वैलिड इनवॉइस। कंपोजिशन डीलर से गुड्स परचेज किए गए हैं, उसमें भी कोई वैलिड इनवॉइस नहीं है, तो इस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। जहाँ पे वैलिड इनवॉइस है वहाँ पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद बजाज ऑटो लिमिटेड। कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ये कैलकुलेट करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अवेल्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। ये सर्विसेज उसने अवेल की हैं मार्च 2021 में। सेल्स प्रमोशन सर्विसेज 40,000, मार्केट रिसर्च सर्विसेज 30,000 एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज 20,000। ये सर्विसेज उसने अवेल की हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे कितना मिलेगा? सेल्स प्रमोशन सर्विसेज पे मिलेगा, मार्केट रिसर्च सर्विसेज पे मिलेगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस सर्विसेज दी गई इस पे नहीं मिलेगा। तो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा? 40 + 30 70,000। करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। इंडिया में GST कब से इम्प्लीमेंट किया गया है? तो ये आपका 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज I इन IGST स्टैंड फॉर। IGST में I का क्या मतलब है? तो IGST में I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम लिमिट फॉर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर।
Under Section 62 of GST Act 2017, best judgment and Section 63 non-filers is, यानी कि GST एक्ट के सेक्शन 62 और 63 के अकॉर्डिंग जो टाइम लिमिट होती है असेसमेंट ऑर्डर पास करने की वो क्या होती है। तो इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट है 5 years। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर GST एक्ट 2017 इज, यानी कौन से लोग हैं जो TDS के लिए लायबल होते हैं, डिडक्ट टैक्स एट सोर्स के लिए लायबल होते हैं। फर्स्ट आपका डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यानी कोई भी डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर लोकल अथॉरिटी का है। Government agencies, such persons or category of persons as may be notified by the government on the recommendations of the council, यानी ऐसे लोग या फिर ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, यानी काउंसिल रिकमेंड करती है, तो वो लोग भी टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, ये सब टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं एट सोर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न इज, यानी एनुअल रिटर्न आपने एनुअल रिटर्न फर्निश करने की जो ड्यू डेट होती है उसके बाद कितने टाइम तक जो अकाउंट्स हैं उनको रिटेन करके रखना होता है, उनको संभाल के रखना होता है। तो वो होता है आपका 72 months। 72 months तक आपको ये अकाउंट्स अपने संभाल के रखने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोग RPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।